हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को जोहार दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों। सभी दोस्तों का जोहार परिवार में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। सभी का दिल खोल कर एक बार और स्वागत है दोस्तों। हम जो बात कर रहे हैं वो मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, और मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने जो बात कर ली है दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह या सांगा के बारे में बात कर ली। उसके अंदर हम लोगों ने मालवा विजय पढ़ ली थी दोस्तों, मालवा के बाद गुजरात विजय, और महाराणा कुंभा के बारे में जो सामान्य परिचय से उसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज जो अध्ययन करने वाले हम कुंभा के द्वारा सैनिक अभियान, वैसे सैनिक अभियान जो किस किस के मध्य रहे इनके, और इनकी जो मृत्यु कैसे होती है, और खानवा के युद्ध में क्या सीन रहता है दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करने वाले। तो वीडियो को लाइक कर दे एक बार, सभी दोस्त सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे और क्लास के अंत तक जुड़िए दोस्तों। आइए हम बात करने वाले हैं महाराणा संग्राम सिंह दोस्तों। महाराणा संग्राम सिंह, इसी संग्राम सिंह को दोस्तों सांगा भी कहा जाता है, तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। इनके आज देखने वाले मित्रों क्या देखने वाले हैं, तो सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, कौन से अभियान? सैनिक अभियान, है ना। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि 1509 में ये मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठते दोस्तों, अपने भाइयों से बगावत करके, और इनको इतिहास में हिंदूपत कहा गया दोस्तों। अगर हिंदूपति किसको कहा गया तो ध्यान रखना, हिंदूपति जो कहा गया वो किसको कहा गया दोस्तों, वो कहा गया महाराणा कुंभा को। तो इनका जो शासनकाल याद रखना है 1509 से लेकर 1528। गुजरात विजय याद रखनी है आप लोग, गुजरात विजय के साथ आप लोगों को ये याद रखना है कि मालवा विजय भी याद रखनी है, और सांगा की। अब देखो दोस्तों, हमें आज क्या पढ़ना, आज इब्राहिम लोदी, बाबर और इनकी मृत्यु कैसे होती है देखना, है ना। तो एक बार मैं नक्शा बना देता दोस्तों कि इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन है। इधर आओ दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं कि यहां पर है दोस्तों दिल्ली। कौन है? दिल्ली। और यहां पर दिल्ली का जो बादशाह है, जिस वंश का शासन है, लोधी वंश का, और लोधी वंश का शासक है दोस्तों इब्राहिम लोधी। कौन से लोधी है? इब्राहिम लोधी, है ना, ध्यान रखना। और इन्हीं के समकालीन यहां पर मेवाड़ में एक शासक बैठे हैं जिनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह। कौन है दोस्तों? महाराणा संग्राम सिंह। इन संग्राम सिंह का जो शासनकाल है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, 1509 से लेकर 1528 दोस्तों। आप लोगों को ये शासनकाल ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में खूब बार पूछा गया। इनके समकालीन यहाँ का जो शासक था गुजरात दोस्तों, हम लोगों ने मुजफ्फर शाह के बारे में बात कर दी थी, और इन्हीं का समकालीन यहाँ पर मोहम्मद खिलजी द्वितीय था दोस्तों। यहाँ पर चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय था दोस्तों, और दिल्ली का शासक था जो इब्राहिम लोधी। अब वो कुंभा ने सांगा ने गुजरात विजय कर ली दोस्तों। गुजरात विजय के बाद मालवा विजय कर ली। अब दिनों दिन सांगा की शक्ति बढ़ती जा रही दोस्तों। जाहिर सी बात है, अगर सांगा की शक्ति बढ़ेगी तो दिल्ली के तख्त ए ताज पर बैठे हुए इब्राहिम लोधी को दोस्तों मिर्ची लगने वाली। इब्राहिम लोधी महाराणा सांगा या संग्राम सिंह की या मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दोस्तों क्या करता है, भयभीत होता है, और ये क्या करता है तो ध्यान रखना, सांगा के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो इब्राहिम लोधी इसका आक्रमण करने का क्या कारण रहा होगा, ध्यान रखना, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति। जब दिल्ली पर बैठा है दोस्तों तो वो सबसे बड़ा राजा माना जाता था। दिल्ली पर राजा क्या, दिल्ली का बादशाह होता था, उसके अंदर में अधिकतर राजा होते थे। इसीलिए अगर सांगा को कंट्रोल नहीं करेगा, दिल्ली ताज मतलब दिल्ली जो राजगद्दी इसके ऊपर अधिकार कौन कर लेगा? सांगा। तो इसीलिए ये क्या करता है, इब्राहिम लोधी और सांगा के मध्य एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? सैनिक अभियान में हम लिख देते हैं इब्राहिम लोधी वर्सेस
सांगा, है ना। इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा दोस्तों। इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य युद्ध होते कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना इनके मध्य युद्ध होता है दोस्तों। एक जो युद्ध होता हमारा, सबसे पहले दोस्तों युद्ध होता है कौन सा होता है, खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खातोली का युद्ध। और एक होता है दोस्तों बांडी का युद्ध। बांडी जगह कहां पर पड़ती है, धौलपुर के अंदर। और खातोली कहां पर पड़ता है दोस्तों, कोटा के अंदर। अब इधर देखो, सबसे पहले कोटा के अंदर दोस्तों इब्राहिम लोदी और इनकी जो सेना का जो आगमन होता है, दोनों का जो आगमन वो कहां पर होता है, खातोली के अंदर। खातोली के मैदान में दोस्तों एक युद्ध लड़ा गया, उसी युद्ध को हम लोगों ने क्या कहा, खातोली का युद्ध। ये जो खातोली का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1517 ईस्वी में। कब लड़ा गया, 1517 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी स्वयं इस खातोली की युद्ध में दोस्तों भाग लेने के लिए आया था। सांगा ने इब्राहिम लोदी को दोस्तों यहाँ पर खातोली की युद्ध में पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद वापस चला जाता है कौन, इब्राहिम लोदी दिल्ली चला जाता है, और सांगा जी वापस कहां पर आ जाते हैं, मेवाड़। अब दिल्ली का बादशाह है, और दिल्ली का बादशाह है तो जाहिर सी बात है अगर उसको हरा दिया है तो वो अपने हार का बदला जरूर लेगा। हार का बदला लेने के लिए एक युद्ध और करता दोस्तों, और इस युद्ध का नाम था बांडी का युद्ध। वापस इनकी सेना का जो आगमन होता है वो बांडी धौलपुर के अंदर होता है दोस्तों, है ना। और यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि इस बांडी का युद्ध होता है 1518 ईस्वी। कब होता है दोस्तों, 1518 ईस्वी। 1518 ईस्वी में बांडी का युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में इस बात का ख्याल रखना कि इब्राहिम लोदी नहीं आया था। इस बार कौन आया था, तो ध्यान रखना इनके तो सेनापति आए थे। यहां पर सांगा लिख देता दोस्तों। इस बार कौन आया था, तो इस बार इसके सेनापति आए थे इब्राहिम लोदी के, और सेनापति का नाम था मियां माखन। ये खूब बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, मियां माखन। और एक का नाम था दोस्तों मियां हुसैन। इन दोनों सेनापतियों का नाम याद रखना है। इन दो सेनापति को, ये इब्राहिम लोदी के सेनापति और इनकी सेनाओं को यहाँ पर और कौन पराजित कर लेता है, तो ध्यान रखना सांगा पराजित कर लेता है। मतलब दोनों युद्ध में विजय जो रहता है वो कौन रहता है मित्रों, वो रहता है हमारा सांगा। इसमें भी विजय कौन रहेगा दोस्तों, इसमें जो विजय रहेगा वो भी कौन रहेगा, सांगा रहेगा। और ये जो युद्ध कब हुआ है, तो ध्यान रखना ये हुआ है 1517 ईस्वी में। दोनों युद्धों की डेट याद रखनी दोस्तों, कब हुआ है, 1517 ईस्वी में। अब बात करते हैं, थोड़ी सी और बात कर लें दोस्तों। उसी समय आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी, उसी समय एक तुर्क शासक आता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बाबर दोस्तों। दिल्ली की ताज पर बैठा है इब्राहिम लोदी, और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा महाराणा सांगा, एक शक्तिशाली शासक। इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका है दोस्तों सांगा। और इसी इधर काबुल से, इधर काबुल दोस्तों, काबुल कहां आता है, पाकिस्तान। काबुल विजय करते हुए, हेरात वगैरह किले जीतते हुए, तो ध्यान रखना कौन आता है, बाबर आता है दोस्तों। कौन आ जाता है, बाबर आता है दोस्तों। और हरियाणा के अंदर, दिल्ली भी कहां पर है दोस्तों, हरियाणा के अंदर। और आप लोगों ने नाम सुना होगा पानीपत का नाम सुना होगा। इतिहास के अंदर पानीपत का नाम खूब बार सुना होगा मित्रों। पानीपत की युद्ध में एक युद्ध लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी और दिल्ली के बादशाह और बाबर के मध्य दोस्तों। और बाबर एक युद्ध लड़ता है, उस युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध दोस्तों। ये पानीपत के मैदान में लड़ा जाने वाला प्रथम युद्ध, ये ध्यान रखना, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को दोस्तों मारा गया। इब्राहिम लोदी क्या किया, मारा गया। इस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। ध्यान रखना, इंडिया हिस्ट्री के अंदर जब पढ़ोगे आप, तब आपको बताया जाएगा दोस्तों कि दिल्ली का एकमात्र बादशाह जो रणभूमि के अंदर या युद्ध भूमि के अंदर मारा गया वो कौन था दोस्तों, इब्राहिम लोदी, है ना। जब इब्राहिम लोदी मारा गया तो दिल्ली पर जब अधिकार किसका हो जाएगा, अब जो अधिकार होने वाला है यहाँ दिल्ली पर, वो हो जाएगा दोस्तों
बाबर का। किसका हो जाएगा दोस्तों? बाबर का। ध्यान रखना, पहली बार बाबर ने कहीं तोपों का प्रयोग किया था, वो कहां पर किया था? पानीपत के युद्ध में दोस्तों। अब जो पानीपत के युद्ध में किया था, इससे पहले जोरा और भेरा के किले को जीतने के लिए भी इसने तोपों का प्रयोग किया था। इस बात का भी ध्यान रखना। अब बाबर की ज्यादा बात हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बाबर काबुल से होता हुए पानीपत की युद्ध में दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी को हराते हुए दिल्ली पर अधिकार कर देता दोस्तों। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब दिल्ली का शासक बाबर बन जाता दोस्तों, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ये बन गया हमारा राजस्थान का नक्शा। इधर देखो दोस्तों, सही बढ़ाना पड़ेगा, सही बढ़ा नहीं आप सोच रहे हो। क्लास को लाइक कर दो फटाफट और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक। तब तक हम बाबर को लाते हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर तो ला दिया हम लोगों ने, लेकिन मेवाड़ तक लाना खींचकर, मेवाड़ तक तो नहीं आएंगे दोस्तों। इधर देखो, यहां पर दिल्ली है, हरियाणा के अंदर, ये ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर एक युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। इधर देखो, दिल्ली का बादशाह जो बन जाएगा दोस्तों, वो कौन बन जाएगा? दिल्ली की तख्ते ताज पर कौन बैठेगा? बाबर बैठेगा। जब बाबर यहां पर बैठेगा तो 1526 ईस्वी में आप लोगों को पता है पानीपत का युद्ध हुआ, और पानीपत युद्ध जीतने के बाद भारत के अंदर मुगल राजवंश की नींव कौन करता है? बाबर करता है। तो मुगल राजवंश की नींव कौन करता है? बाबर करता है। कब करता है मित्रों? 1526 ईस्वी में। दिल्ली की ताज पर बैठता है। यहां का जो शासक है संग्राम सिंह दोस्तों। कौन है? संग्राम सिंह। मेवाड़ का शासक संग्राम सिंह। आप सभी को पता है कौन है? संग्राम सिंह। चलो ठीक है दोस्तों। अब इधर देखो, संग्राम सिंह यहाँ का शासक है, तो होता है क्या दोस्तों? ये सबसे शक्तिशाली शासक है। उस समय शक्तिशाली शासक माना जाएगा मेवाड़ का, और ये समझे दिल्ली के बादशाह को भी हरा दिया है। तो भाई साहब इसको भी टेंशन सताएगी, क्योंकि सांगा भी एक महत्वाकांक्षी शासक था दोस्तों, और बाबर भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। दोनों अपने साम्राज्य विस्तार नीति को अपनाएंगे दोस्तों, लेकिन बाबर को कहीं न कहीं डर है कि सांगा दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को हड़प नहीं ले। इसीलिए ये जो सांगा है दोस्तों, सॉरी ये जो बाबर है, सांगा पर अटैक करने की सोचेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि सांगा उस समय शक्तिशाली शासक है। अगर किसी को भी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठना है तो उसको सबसे शक्तिशाली शासक को हराना ही पड़ेगा। तो होता क्या है, संग्राम सिंह को पराजित करने के लिए बाबर सैनिक अभियान भी करता है। लेकिन एक कारण और भी बताया गया। एक कारण इतिहासकारों के अंदर, इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने का न्योता देने वाला ही सांगा थे। भारत पर आक्रमण करने का न्योता देने वाले ही, निमंत्रण देने वाले ही कौन थे दोस्तों? सांगा थे। अब सांगा थे तो हुआ क्या ऐसा? क्यों अटैक करेंगे? सांगा ने तो बुलाया इनको, बुलाने के बाद अपने दोस्तों के ऊपर ही अटैक नहीं कर सकते। लेकिन एक कारण ये बताया जाता है कि सांगा ने पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता नहीं की दोस्तों, इसीलिए बाबर क्या करता है? सांगा पर अटैक करता है। बाबरनामा में महाराणा सांगा को दोस्तों वादा खिलाफी शासक भी कहा गया। कभी प्रश्न आए घुमा फिरा के याद रखना, वादा खिलाफी शासक किसको कहा गया? संग्राम सिंह को। क्यों? क्योंकि बाबर की सहायता नहीं की इन्होंने। अब जो होता क्या है, एक कारण तो ये भी बताया जाता है, लेकिन आधुनिक जो जितने भी इतिहासकार है वो इस बात को नकार देते हैं। इसीलिए या तो आप ये याद रखिए, दिल्ली का मेवाड़ का शासक कौन था? शक्तिशाली। मेवाड़ का शासक शक्तिशाली था, या फिर सांगा के एक महत्वाकांक्षी शासक था और बाबर भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। तो जाहिर सी बात है अटैक होने वाले। बाबर दोस्तों, पहला जो बाबर का अभियान रहता है
वो बाबर का पहला जो अभियान रहता है सांगा के खिलाफ, और सांगा की जो अंतिम जो चौकी थी दोस्तों वो कौन सी थी? वो थी बयाना। कौन सी? बयाना दोस्तों। बयाना जो आता है वो कहां पर आता है? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग आता है भरतपुर। कहां पर आता है? भरतपुर। और यहां पर दोस्तों बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527। कब होता है? 16 फरवरी 1527 दोस्तों। अब इधर देखो, अब जो बात होती है कि सांगा को पता चलता है कि बाबर की सेना के द्वारा बयाना दुर्ग पर क्या कर लिया दोस्तों? अधिकार, क्योंकि ये मेवाड़ की अंतिम चौकी मानी जाती थी सांगा के समय। तो सांगा जाहिर सी बात है अपनी चौकी या अपनी सीमा तक दुश्मन को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखेगा और युद्ध करेगा। तो सांगा दोस्तों अपनी चौकी पर अधिकार किए हुए मुगल शासकों को पराजित करने के लिए यहां से सैनिक लेकर रवाना होता दोस्तों, और इस बयाना दुर्ग पर पुनः अधिकार करता। लेकिन सांगा ने यहां पर इतना ठोका था इनको, बाबर की सेना को, कि बाबर की सेना पुनः जब खानवा का युद्ध होगा दोस्तों उस समय युद्ध करने के लिए मना कर देगी। सपने में सांगा दिखाई देगा, इतना उड़ उड़ कर मारता है कि पत्थर खतरनाक मारता है। यहां पर बाबर की सेना को इतना पिटा गया दोस्तों कि बाद में खंडवा का युद्ध होगा ना, उस युद्ध में आने का नाम ही नहीं लेगी। कौन? बाबर की सेना। बाबर को यहां पर मोटिवेशन देना पड़ेगा बहुत बड़ा, तो जाके कहीं वापस तैयार होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, बयाना का युद्ध कब होता है? 16 फरवरी 1527। यहां पर सांगा और बाबर की सेना के मध्य होता है ना। तो कौन सा युद्ध है? बयाना का युद्ध। इधर देखो दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं इस बार, इससे फिर हम लिखेंगे वापस। अब दोस्तों मैं इब्राहिम लोदी का जो सीन है वो मिटा रहा हूं, है ना। ये 2-3 लाइनें आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या साथ साथ में लिखते हो तो और भी अच्छा लेना, ले लो, मैं मिटा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे आपको टेलीग्राम के अंदर नोट्स मिल दे दिए जाएंगे। आप जोहर क्लासेस की जो टेलीग्राम लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, है ना। वहां पर नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। इधर दोस्तों यहां पर आप कौन होंगे? बाबर वर्सेस सांगा दोस्तों। बाबर के साथ पहला जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध। और बयाना का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 16 फरवरी 1527 दोस्तों। यहां पर विजय सांगा रहा, और जो हार किसकी हुई? तो यहां पर जो हार हुई थी, पराजित कौन हुआ इस युद्ध में? पराजित हो गया था दोस्तों बाबर, है ना। ये स्थान कहां पर पड़ता है? तो स्थान आ जाएगा भरतपुर। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा कहां पर है? रूपवास तहसील दोस्तों। रूपवास तहसील कहां पर आती है? भरतपुर के अंदर आती है ना। युद्ध कब हुआ? तो ध्यान रखना 17 मार्च, एक महीने के बाद 1527 से 17 मार्च 1527। किस नदी के किनारे लड़ा गया दोस्तों? तो ध्यान रखना नदी का नाम भी याद रखना आप लोगों को, गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी। ठीक है दोस्तों, अब इधर देखो, अब मैं छोटा सा राजस्थान का नक्शा बनाऊंगा और इस नक्शे के अंदर हम देख लेंगे क्या कैसे हुआ दोस्तों, है ना। खनवा भरतपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों। इधर देखो, भरतपुर दिल्ली का जो बादशाह है और मेवाड़ का सांगा दोस्तों। सांगा बाबर यहां से जाने के बाद दोस्तों अपना, बाबर बहुत खतरनाक व्यक्ति था दोस्तों। बाबर अपनी हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन बाबर जब भारत पर अटैक कर रहा था दोस्तों, खानवा युद्ध के अंदर,
खानवा युद्ध के लिए, तब दोस्तों काबुल के कुछ एक मौलाना साहब थे, इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि तू हारेगा। मोहम्मद सलीम करके नाम था दोस्तों। लेकिन तो भी दोस्तों सब पता होने के बाद भी बाबर मेहनत करता दोस्तों। और बयाना युद्ध के बाद बाबर यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, दिल्ली के अंदर जाकर जोरों से तैयारी में लग जाएगा और सांगा यहाँ पर अपने एक भ्रम रह जाएगा, भ्रम के अंदर रह जाएगा दोस्तों कि मैंने बाबर की सेना को पराजित कर दिया है, बाबर वापस अटैक नहीं करेगा दोस्तों। बाबर 1 महीने तक दोस्तों दबा की तैयारी करता है, अच्छे से अपने सैनिकों को तैयार करता दोस्तों, और तैयार करने के बाद बाबर पुनः एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता। अपनी हार का बदला लेने के लिए बाबर अच्छे तरीके से 1 महीने तक तैयारी करता और सांगा यहाँ पर बैठा रहता है दोस्तों। सांगा की इतनी तैयारी नहीं थी और सांगा के मुकाबले बाबर के पास सेना भी ज्यादा है दोस्तों। अब इधर देखो, सांगा एक बार मिटा देते हैं। बाबर दोस्तों दिल्ली जाकर सेना को तैयार करता है दोस्तों, और वहां पर जाकर कहता है खानवा युद्ध से पहले इनकी तैयारी क्या दोस्तों, तमगा कर हटा देता है दोस्तों। कौन सा कर हटा देता है, तमगा कर। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला जो कर था उस कर को हटा देता है। कौन सा कर, तमगा कर। क्यों, क्योंकि अपनी सेना को राजी करने के लिए दोस्तों, क्योंकि बयाना का जो युद्ध हुआ था उसमें भयंकर मारा गया था। यहाँ पर क्या करता है ये मोटिवेशन, तमगा कर के बाद दोस्तों ये क्या करता है, तो ध्यान रखना, खानवा युद्ध लड़ने से पहले इस युद्ध के इसने जिहाद का या फिर धर्म युद्ध की संख्या दी दोस्तों। किसकी संख्या दी, धर्म युद्ध की संख्या दी। अब ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां दिल्ली के अंदर जो सेना है दोस्तों बाबर की, वो तैयारी नहीं हो रही। तमगागर हटाने के बाद कहता कि ये जो युद्ध है दोस्तों वो मैं स्वयं के लिए नहीं लड़ रहा हूं, ये जो युद्ध है वो क्या कहलाएगा, सॉरी ये जो युद्ध है वो धर्म युद्ध है। मतलब जिहाद का नारा दिया इस युद्ध को लड़ने से पहले। किसका नारा दिया, जिहाद। जिहाद का मतलब दोस्तों धर्म के प्रति हर आदमी अंधा होता है, तो ऐसा बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों जिहाद का नारा दिया और कहते हुए इसने कहा कि आप वैसे यहां से जाओगे, दिल्ली से जाओगे तो आपको कोई भी काफिर मार देगा दोस्तों। काफिर मारेगा, इससे बजाय आप लड़ते हुए मर जाओ तो जन्नत मिलेगी दोस्तों। क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। और यूं करके एक धड़ी पर खड़ा रहता दोस्तों, हाथ में झंडा लेता, कोई भी सैनिक लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और उसने कहा कि आपको ये लगता है कि युद्ध मेरे लिए लड़ रहा हूं ना, ये युद्ध में जिहाद मतलब धर्म युद्ध है दोस्तों, और इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं होगा। ऐसा बताया जाता है कि इस बाबर ने, सैनिक तब भी तैयार नहीं होते हैं, तब ये कहता है कि मैं आज से कभी दारू नहीं पीऊंगा, क्योंकि बाबर को नशेड़ी आ गया था। बाबर ने कहा जितने भी सोने वगैरह के बर्तन थे वो सारे बंटवा दिए लोगों के अंदर, और बाबर ने कसम खाई का आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं धर्म को मानूंगा। दाढ़ी कटवा दी उसने दोस्तों, और सिंपल मतलब एक शरीफ व्यक्ति बन गया। और बाद में इस युद्ध को कौन सी संज्ञा दी इसने, युद्ध लड़ने से पहले धर्म युद्ध दोस्तों। एक ध्यान रखना, मोहम्मद शरीफ ने इनकी हारने की भविष्यवाणी की थी। क्या की थी दोस्तों, हारने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन बाबर हारता नहीं, बाबर यहां से अपनी सेना को पुनः अच्छी तरीके से तैयार करता दोस्तों। अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद लेकर आ जाता दोस्तों खानवा का युद्ध में। लेकिन इससे पहले सांगा क्या कर रहा है दोस्तों, सांगा यहां पर लिख देते सांगा, और सांगा की जो तैयारी दोस्तों बाबर की तैयारी होगी। बाबर यहाँ पर तोपों की तैयारी करेगा दोस्तों, तुलगमा पद्धति का प्रयोग करेगा, यहाँ पर निशानेबाजियों को अच्छे से तैयार करेगा। यहीं पर अपनी सेना को पूरी रणनीति बाबर ने बना कर दी थी दोस्तों।
अब देखो सांगा क्या करेगा, सांगा यहाँ पर पाती पाती पर्वन प्रथा को पुनः जिंदा करेगा। सभी राजाओं को खत लिखता है कि अब वक्त आ चुका है अपना हुनर दिखाने का दोस्तों। यूं करके सभी राजाओं को खत लगता है, मैं एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूं। इस युद्ध में मुझे आप सभी राजाओं की आप सभी रियासतों के राजाओं की आवश्यकता है। और ये युद्ध मैं मेवाड़ के लिए नहीं लड़ रहा दोस्तों, ये जो युद्ध है मेरे देश के लिए लड़ रहा हूं। मैं एक मुगल शासक को इस भारत से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा हूं। इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। दोस्तों ये पाटी पर्वन प्रथा के माध्यम से सांगा की तरफ से लड़ने वाले राजा कौन कौन से थे, तो इस बात का ध्यान रखना। आप यहां पर लिख रहा हूं सांगा की तरफ लड़ने वाले राजा कौन थे, है ना। अगर बात करें सबसे पहले मुस्लिम शासक दोस्तों, इसको हम मिटा देंगे। मुस्लिम शासक सांगा की तरफ से लड़ने वाले मुस्लिम शासक, पाती पर्वन के मुस्लिम शासक, है ना दोस्तों, मुस्लिम शासक। इधर देखो मुस्लिम शासक कौन कौन से थे, तो मुस्लिम शासक थे जिसका नाम था हाकिम, हाकिम नहीं था दोस्तों, मोहम्मद लोदी था। मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, है ना। मोहम्मद लोदी के बाद एक और व्यक्ति था, ठीक है दोस्तों, कौन था, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, है ना, ये ध्यान रखना। मुस्लिम शासक में से कौन था, हसन खां के मेवाती। ध्यान रखना खानवा युद्ध का नेतृत्व ही कौन करेगा, तो ध्यान रखना यही करेगा, कौन, हसन खां मेवाती दोस्तों। ये मेवात अपने अलवर का था। आप लोगों ने नाम सुना हाकिम खां सूरी दोस्तों। हाकिम खां सूरी महाराणा प्रताप के बड़े मतलब मेवाड़ के जो बड़े युद्ध हुए ना, उसमें जो सेनापति रहे मुस्लिम सेनापति रहे दोस्तों। हाकिम खां सूरी आप लोगों को पता होगा खानवा युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले था दोस्तों, और खमनोर में वहां पर इनका मकबरा बना हुआ उनका, हसन खां मेवाती। इसके बाद देखा जाए दोस्तों इस युद्ध में और भाग लेने वाले कौन थे, जैसे दोस्तों बीकानेर के खानवा युद्ध की रूपरेखा बनी थी दोस्तों। बीकानेर के रावजेत सिंह के पुत्र, रावजेत सिंह के पुत्र जिनका नाम था राव कल्याणमल। राव कल्याणमल दोस्तों, राव कल्याणमल के बाद हो जाएगा मारवाड़ की ओर। मारवाड़ के शासक थे उसमें राव गांगा, और राव गांगा का जो पुत्र था दोस्तों जिसका नाम था राव मालदेव या कुंवर मालदेव दोस्तों। कुंवर मालदेव 4000 सैनिक लेकर आता है, और यही खानवा को युद्ध भूमि से, खानवा के अंदर युद्ध भूमि के अंदर से महाराणा सांगा को निकालेंगे दोस्तों मूर्छित अवस्था में। इसके बाद दोस्तों वागड़ से आए थे उदय सिंह, वागड़ से आई थे महारावल उदय सिंह, और इन्हीं महारावल उदय सिंह के समय, डूंगरपुर के शासक महारावल उदय सिंह के समय दोस्तों ध्यान रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर दो भागों में विभाजित हो जाता है। पूर्व वाला जो भाग बनता है बांसवाड़ा, और माही नदी की सीमा, माही नदी का जो क्षेत्र था उसको सीमा निर्धारित की गई दोस्तों। पृथ्वीराज जगमाल ने बांसवाड़ा पर अधिकार किया। उदय सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था जगमाल और एक का नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज ने डूंगरपुर के प्रशासन किया, और जगमाल ने दोस्तों बांसवाड़ा के प्रशासन किया। तो ध्यान रखना इनके समय डूंगरपुर दो भागों में विभाजित हो गया, है ना। इसके बाद वागड़ के बाद हो जाएगा आमेर दोस्तों। आमेर के जो शासक थे दोस्तों जिनका नाम था पृथ्वीराज कछवा। क्या नाम था, पृथ्वीराज कछवा। ये पृथ्वीराज कछवा, है ना, पृथ्वीराज कछवा। इनके समय दोस्तों इन्होंने आमेर को दोस्तों 12 भागों में बांट दिया था, और इन्हीं के समय आमेर 12 कोरडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, है ना। कुछ कहते हैं लोग खानवा के युद्ध में ये शहीद हो गए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इन्होंने, इनके जो जिक्र मिलता है तो ऐसा जिक्र मिलता है कि इन्होंने आमेर को 12 भागों के अंदर विभाजित किया था। आमेर बाद में 12 कोटड़ी के नाम से जाना लगा।
आमेर के बाद दोस्तों और भी यहां पर लिखते हैं, मेड़ता से दोस्तों विरमदेव आए थे। कौन आए थे? विरमदेव। जैसे सागरी से दोस्तों जाला अज्जा आए थे दोस्तों, और गोगुंदा से दोस्तों जाला सज्जा थे दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों देखा जाए जगनेर से अशोक परमार थे। कौन थे? अशोक परमार। इन्हीं को खानवा युद्ध में सहायता करने की वजह से दोस्तों बिजलिया की जागीर प्रदान की गई थी, और वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन होता है दोस्तों, है ना। 1897 से लेकर 1941 के मध्य जो ये आंदोलन होता है उसका नाम था बिजलिया किसान आंदोलन दोस्तों। और बिजोली की स्थापना करने वाले ही कौन थे? तो वो कौन थे? अशोक परमार। खानवा युद्ध में सहायता करने की वजह से दिया जाता है जागीर के रूप में। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें और शासक हो जाएंगे चंदेरी का। चंदेरी का जो था मेदिनी राय, है ना। और जो देखा जाए चंदेरी के बाद दोस्तों, और यहां पर लिख देता हूं, बूंदी का जो शासक था उसका नाम था नारायण राव। कौन था? नारायण राव, है ना। इसके बाद दोस्तों एक था सलहदी तवर दोस्तों। इसने खानवा युद्ध में क्या किया था? तो विश्वासघात किया था। इस बात का ध्यान रखना, विश्वासघात करने वाला यही था। ये सारी दोस्तों रूपरेखा क्या है? रूपरेखा, है ना। एक और याद रखना, इडर से कौन आया था? बारमल। इडर से कौन आया था दोस्तों? बारमल। ये सारे राजाओं के नाम याद रखना दोस्तों। ये सांगा की ओर से खानवा युद्ध में लड़ने वाले सारे अपने शासक हैं। और उधर बाबर, यहां पर मैं इस युद्ध को मिटा देता दोस्तों, ये युद्ध, और ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सांगा की रूपरेखा देख लिए दोस्तों। एक तरफ सांगा है और एक तरफ कौन है? बाबर। इधर देखो, बाबर का युद्ध नेतृत्व किसके पास है? यहां पर दोस्तों आ जाएंगे सांगा, और सांगा के बाद अन्य शासक, और इनके जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा है वो नेतृत्व कौन कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों हसन खां मेवाती। बाकी इसके साथ अन्य शासकों के नाम मैंने लिख दिए है ना, हसन खां मेवाती। हरावल सेना का नेतृत्व ही करे। बाबर के देखा जाए यहां पर बाबर बनाते दोस्तों, बाबर क्या बनाएंगे? बाबर नाम लिखेंगे बाबर की ओर। बाबर की ओर नेतृत्व करने वाले कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, वो थे मेहंदी ख्वाजा। और तो दोस्तों दो तोपची थे इनके। तोपची का नाम था मुस्तफा अली, और एक का नाम था मुस्तफा कमाल दोस्तों। ये इनके युद्ध नेतृत्व करने वाले दो व्यक्ति थे, सांगा की ये थे। अब दोस्तों ये सारी इनकी जो सेना है और इनकी जो सेना है एक युद्ध में शामिल होती है। इस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। अब इधर देखो दोस्तों, खानवा की युद्ध में शामिल होती है। इधर वाली जो सेना वो किसकी है? वो किसकी है? बाबर की। इधर वाली सेना किसकी है? सांगा की। सांगा की अगर बात की जाए इस तरह से सारी सेना खड़ी है दोस्तों, इस तरह से सेना खड़ी है। यहाँ बीच में कौन है? सांगा। ये कौन है? सांगा। ये सांगा है दोस्तों। सांगा के आगे और कौन है? तो ध्यान रखना, सांगा के अंदर और कौन है? आगे सबसे युद्ध भूमि के अंदर आगे कौन है? वो हो जाएगा हसन खां मेवाती। कौन है दोस्तों? हसन खां मेवाती, है ना। इस तरह से सांगा की मतलब सीधी सेना लड़ रही। इनकी सेना डायरेक्ट लड़ने वाली थी। राजपूतों को ये एक ही युद्ध प्रणाली का पता था, लेकिन बाबर दोस्तों खूब ठोकरें खाकर आया था।
और इस बाबर ने यहाँ पर सेना जमाई दोस्तों। इस तरह का बैलगाड़ी रखी दोस्तों, ये बैलगाड़ियां है, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी, है ना। ये बैलगाड़ियां थी दोस्तों, और जो बैलगाड़ियां थी उनका जो मुंह है दोस्तों ये ऊपर कर दिया, है ना। इसका जो बैलगाड़ी का मुंह ये ऊपर कर दिया दोस्तों, और बीच में यहाँ पर तोप लगा दी। क्या लगा दी? तोप। इस तरह से तोपें सजा दी दोस्तों, इस तरह से तोपें सजा दी। और यहाँ पर कुछ सैनिक टुकड़ी यहाँ पर रिजर्व रखी दोस्तों। कौन रखी? रिजर्व। ये कौन थे? तीरंदाज थे। कौन थे दोस्तों? तीरंदाज। यहाँ पर ऐसे कौन थे? यहाँ पर भी ऐसे नीचे कौन था? तीरंदाज। यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो गया और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो गया। यहाँ पर ये दो व्यक्ति थे, एक का नाम था मुस्तफा कमाल और एक का नाम था मुस्तफा अली दोस्तों। ये दोनों तोपची थे दोस्तों। यहाँ से ये तोपों का क्या कर रहे थे दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये कर रहे थे यहाँ से तोपों का संचालन कर रहे थे। बीच में कौन खड़ा हो गया दोस्तों? बाबर। यहाँ पर कौन खड़ा हो गया? बाबर, है ना, बाबर। बाबर के बाद और कौन सी थी दोस्तों? सेना थी। बाबर के बाद और सेना थी। बाबर की इधर से भी सेना है, इधर से भी सेना है, और इधर से भी सेना, बीच में से भी सेना। इस तरह की बाबर की ये रणनीति दोस्तों। अब देखो, इसकी सेना सीधी जब लड़ने के लिए, जब शंख बजता है, युद्ध का शंख बजता है दोस्तों, बजने के बाद क्या होता है, इनकी जो सेना दोस्तों इस तरह से सीधी लड़ने के लिए जाती है। इस तरह से सीधी लड़ने के लिए जब जाती है, तो जैसे ही सेना जाती है दोस्तों, तो यहां से दोस्तों इन्होंने दोस्तों हाथी खड़े कर दिए दोस्तों। हाथी वगैरह युद्ध भूमि के अंदर, घोड़े वगैरह लेकर। इनके पास दोस्तों तोपची है, तीरंदाजी है, सैनिक है, सब है। इनके पास ओनली बोल। ये बाबर की रणनीति है दोस्तों। इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं? तुलगमा पद्धति युद्ध। कौन सी? तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था इन्होंने। कौन सा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध पद्धति। अब जैसे सैनिक जाएगी दोस्तों, जैसे जाएंगे तो यहां से आगे से क्या चलेगी? तोप चलेगी। क्या चलेगी दोस्तों? यहां से क्या आएगी? तोपें आएगी। तोपें जैसे आएगी दोस्तों, हाथी वगैरह तो भागेंगे कि नहीं भागेंगे दोस्तों? तोप चलेगी, और जैसे ये सैनिक इधर की ओर जाएंगे, यहां से क्या आएंगे दोस्तों? तीर आएंगे। इधर की ओर जाएंगे, यहां से और क्या आएंगे? तीर आएंगे। ये सैनिक यहां तो जा ही नहीं सके दोस्तों, और इनके पास सेना भी ज्यादा, लेकिन इनकी जो युद्ध करने की जो रणनीति थी वो सबसे हट कर थी दोस्तों। और ये सारा जो काम बाबर ने 1 महीने तक ट्राई किया था, अभ्यास किया था, अच्छे से अभ्यास किया था। इसी बीच दोस्तों इधर से कहीं तीर आता है, और सांगा यहाँ पर बीचों बीच में बैठा दोस्तों, और यहीं पर सांगा को दोस्तों एक तीर लगता है, और सांगा क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर मूर्छित हो जाता है। तो इसी मूर्छित अवस्था में सांगा को इस युद्ध भूमि से ले जाकर कौन लाते दोस्तों? युद्ध भूमि। इसको मैं मिटा रहा हूं। इस युद्ध में मूर्छित होने के बाद ये युद्ध किसकी ओर, पूरी तरह से किसकी ओर चला जाता है? बाबर की ओर। बाबर इस युद्ध में क्या हो जाता है दोस्तों? विजय होता है। अब इधर देखो दोस्तों, यहाँ पर इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में सांगा क्या हो गई दोस्तों? मूर्छित हो गई। क्या हो गई? मूर्छित। खानवा के युद्ध में घायल सांगा को कहां पर लाया गया दोस्तों? बसवा दौसा। यहां पर इनका क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना, प्राथमिक इलाज होता है। क्या होता है? प्राथमिक उपचार। क्या होता है दोस्तों? प्राथमिक उपचार। यहां से सांगा को फिर रणथंभौर ले जाया जाता है, और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। जब सवाई माधोपुर के अंदर ले जाया जाता है, वहां पर इनका, यहाँ पर इनका इलाज होता है। इलाज होने के बाद वहां पर इनकी रानी थी दोस्तों, उसका नाम था कर्मावती। कर्मावती दोस्तों इनसे नाराज हो जाती है, और इस कर्मावती के 2 पुत्र थे। एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था दोस्तों? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। अब इधर देखो दोस्तों, उदय सिंह और क्या होते हैं दोस्तों, ये नाराज हो जाते, कहते हैं कि आपको कुछ हो जाती है तो मैं क्या करती बाद में। इनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम था धानभाई। धानभाई से एक तो रतन सिंह दीदी था दोस्तों, और एक का नाम था भोजराज। भोजराज की जो मृत्यु हो जाती है दोस्तों सांगा के शासनकाल में ही हो जाती है। भोजराज का जो विवाह हुआ था मीराबाई से हुआ था, और खतौली की युद्ध में घायल होने के 1523 के अंदर इनके क्या होते हैं तो ध्यान रखना, भोजराज की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इनको ये नाराज होने के बाद इनको ये जो दुर्ग है इनको जहांगीर में दिया जाता है। किसके द्वारा?
सांगा के द्वारा, है ना। सांगा के द्वारा ये दुर्ग कैसे दिया जाता है, इनको जागीर में दे दिया जाता है। यहां से दोस्तों सांगा 1527 में इस युद्ध में हार जाता है। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में सांगा की बुरी तरह से हार होती है। हारने के बाद यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, सांगा अकेले की हार नहीं होगी, यहाँ पर पूरे भारत की हार होगी दोस्तों, पूरे मेवाड़ रियासत सभी रियासतों की हार होगी, क्योंकि यहाँ पर सांगा अकेला नहीं लड़ा था दोस्तों, सब लड़े। अब जो होता क्या है, एक युद्ध होता है दोस्तों चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। और ये जो चंदेरी का युद्ध होता है 1528 दोस्तों। और यहाँ का शासक था जिसका नाम क्या था? मेदिनी राय दोस्तों। एमपी के अंदर पड़ता दोस्तों, है ना, मेदिनी राय पर जब सांगा दोस्तों, सॉरी ये राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर देखा जाए बाबर खानवा युद्ध के बाद बाबर कहां पर जाता है तो ध्यान रखना, इसका जो अभियान रहता है 1 साल बाद, यहाँ पर चंदेरी पड़ता है, यहाँ पर रहता है। और सवाई माधोपुर इधर पड़ता है दोस्तों। सवाई माधोपुर से रणथंभौर दुर्ग से सीधा कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं, कहां पर जाते हैं दोस्तों, सॉरी ये यूपी के अंदर आएगा। कहां पर आएगा? यूपी के अंदर। कहां पर जाते हैं? ये सीधे चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता करने के लिए जाते हैं। और यहीं पर सांगा की क्या हो जाती है दोस्तों, जाते जाते रास्ते में इनको क्या दे दिया जाता है? जहर। अब इधर देखो, चंदेरी के युद्ध के दौरान, सॉरी मेदिनी राय के द्वारा खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की थी, इसीलिए इसी के बदले में सांगा मेदिनी राय की क्या करेगा दोस्तों? सहायता करेगा, क्योंकि इसका बहुत पुराना दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा घाघरोन युद्ध। घाघरोन इनको जहांगीर में दिया गया था सांगा के द्वारा, और मालवा के शासक को पराजित करके इनको स्वतंत्र शासक सांगा के द्वारा ही बनाया गया था, इसीलिए इनका दोस्त है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, सांगा सहायता करने के लिए यहां पर लिख देता हूं, यहां से सांगा सहायता करने के लिए किसकी सहायता करने के लिए जाता है? मेदिनी राय की, है ना। और इनको ऐसा बताया जाता है कि इनके कुछ 2 गुट बन गए यहाँ पर। खानवा के युद्ध में हारने के बाद सांगा की ओर से अधिकतर सैनिक नहीं लड़ना चाहते थे, वो कहते थे कि अभी तो हम हार कर आए हैं और भी हम बाबर से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। लेकिन सांगा दोस्तों मानने वाला में से नहीं था। सांगा ने अपने जीवन में अपने भाइयों से लड़ाई की दोस्तों, एक आंख फूट गई थी उसी समय। खतौली की युद्ध में इनका एक हाथ कट जाता है दोस्तों। खानवा के युद्ध में ये पूरी तरह से, मतलब इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए सांगा के लिए कहा जाता है कि सांगा ने अपने देश के लिए एक हाथ, एक आंख और एक पैर गंवा दिया था। तो सांगा दोस्तों जब जाता है तब ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ी सरदारों ने दोस्तों, मेवाड़ी सरदारों ने कालपी नामक स्थान पर, कालपी कहां पर आता है दोस्तों? यूपी में। यहां पर सांगा को क्या दे दिया दोस्तों? जहर दे दिया। जहर देने के बाद दोस्तों इनको बसवा लाया जाता है वापस, और बसवा लाने के बाद दोस्तों इनको पुनः लाया जाता है मेवाड़। मेवाड़ नहीं लाया जाता दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इनका क्या बना हुआ है? कालपी के अंदर चबूतरा या स्मारक बना हुआ आज भी, है ना। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1528 के दिन यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों? इनकी मृत्यु होने के बाद इनको लाएगा दोस्तों, कहां पर लाया जाएगा? इनको लाया गया, इनको जो लाया गया दोस्तों वो लाया गया मेवाड़ लाने वाले थे। कहां पर लाने वाले थे? मेवाड़। देखो एक रानी दिन को बैठी है मेवाड़ के अंदर, और एक रानी जो बैठी है दोस्तों, एक रानी का नाम क्या? एक रानी का दोस्तों, एक कर्मवती, एक का नाम था दानबाई। ये बैठी है मेवाड़ के अंदर। इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम था भोजराज और एक का नाम था रतन सिंह द्वितीय दोस्तों। ये इनके बाद शासक बनेगा, रतन सिंह द्वितीय, और इनको अहरिया उत्सव के अंदर मारा जाएगा, है ना। इधर देखो दोस्तों, लाया जाता है तो मेवाड़ी सरदार ये सोचते हैं कि इतना बड़ा शासक होने के बाद भी इतिहास में अगर राजगद्दी के लिए युद्ध होगा तो इतिहास के अंदर सांगा क्या कहलाएगा दोस्तों? अलग तरीके से इनको देखा जाएगा इतिहास के अंदर। इसीलिए दोस्तों मेवाड़ी सरदार नहीं चाहते थे कि सांगा वैसे जीते अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाए। 2 पत्नियां थी दोस्तों,
तब होता क्या है, सांगा की इन दोनों रानियों के मध्य के बेटों की लड़ाई नहीं हो गई राजगद्दी के लिए यूं करके इनको कहां पर रखा गया, इनकी जो अंतिम संस्कार किया वो कहां पर किया दोस्तों, मांडलगढ़ के अंदर। मांडलगढ़ कहां पर है दोस्तों, भीलवाड़ा के, है ना। भीलवाड़ा कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर ही दोस्तों। और यहाँ पर कितने खंभों की छतरी बनाई इनकी, 12 खंभों की, 8 खंभों की छतरी थी। कितने खंभों की छतरी है दोस्तों, 8 खंभों की छतरी इसी थे। और यहीं पर दोस्तों राजगद्दी के लिए दोनों रानियों के बेटों के मध्य विवाद न होने पर सांगा की जो छतरी बनाई गई यहाँ पर बीच में बना दी गई, इसलिए ऐसा बताया जाता है कि इनको यहीं पर दफना दिया गया, है ना। तो दोस्तों ये पूरा हमारे कौन थे, सांगा थे दोस्तों, कौन थे, सांगा, है ना। इनकी देखो खानवा के युद्ध में, ये खानवा का युद्ध है, ये चंदेरी का है दोस्तों, इधर का मैं खानवा के युद्ध में यहां पर लिख देता हूं, खानवा के युद्ध में इनकी ओर से विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन था, तो विश्वासघात करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था सरहदी तंवर, सरहदी तंवर। और इसी युद्ध में इनका जो मुकुट धारण किया था वो जाला अज्जा ने किया था। किसने किया था, जाला अज्जा ने, है ना। जाला अज्जा ने मुकुट धारण किया। सांगा की हालत का कारण क्या था दोस्तों, एक तो बाबर का तोपखाना, एक तीरंदाज। बाबर ने देखो दोस्तों, बाबर ने खानवा युद्ध जीतने का जो श्रेय दिया है वो किसको दिया है, वो दिया तीरंदाजों को। इसके बाद बाबर के पास तोपे दोस्तों, तोपों के बाद दोस्तों सेना थी, इससे अधिक बहुत मुकाबले में सेना थी, है ना। तो ये सारे बाबर सांगा के हारने के क्या थे दोस्तों, कारण थे। अब जो मिलेंगे एक नए युद्ध में, नए युद्ध क्या होता है दोस्तों, नए शासक को लेकर मिलेंगे, रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। और उसके बाद प्रताप के बाद हमारे मेवाड़ का जो इतिहास है वो चरम सीमा पर आ जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।